नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। किसका होगा दतिया? जी हां, आज दतिया पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है दतिया से, वो बड़ी जानकारी बताते हैं आपको। दरअसल दतिया में हुए उपचुनाव के बाद अब लगातार मतगणना जारी है और इसी बीच बड़ी खबर यह कि दतिया में डाक मतपत्रों की गिनती लगातार हो रही है। अभी डाक मतपत्र गिने जा रहे हैं। 451 डाक मतपत्रों की गिनती जारी है। टेबल नंबर 21 पर हो रही है डाक मतपत्रों की गिनती। इस वक्त की बड़ी खबर है, काउंटिंग हो रही है डाक मतपत्रों की। डाक मतपत्रों के माध्यम से देखिए, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या फिर दूर दराज में रहने वाले लोग होते हैं, जो कि जिनका वोट होता है लेकिन वो किसी कारणवश वोट करने नहीं आ पाते, उनके वोट ये होते हैं। और डाक मतपत्रों की गिनती में इस वक्त जो बीजेपी है वो आगे चल रही है रुझानों में। इस वक्त की बड़ी खबर है दतिया उपचुनाव को लेकर। 451 डाक मतपत्र हैं जिनकी गिनती इस वक्त हो रही है, काउंटिंग इस वक्त हो रही है। और क्योंकि ये डाक मतपत्र हैं, इनकी गिनती इस वक्त हो रही है, इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। तो टेबल नंबर 21 पर इस वक्त डाक मतपत्रों को गिना जा रहा है और डाक मतपत्रों के रुझान में बीजेपी आगे है, कांग्रेस पीछे है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। डाक मतपत्रों के रुझानों के बाद ही ईवीएम मशीनों को भी काउंट किया जाएगा, यानी कि जो वोट उसमें पड़े हैं उनकी भी काउंटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है। इस बार का दतिया का चुनाव काफी दिलचस्प है क्योंकि हॉट सीट है ये दतिया, और दतिया की लड़ाई काफी दिलचस्प इस बार रही थी क्योंकि इस बार नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था और उनकी जगह आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने मौका दिया। इसलिए ये इस बार का जो रिजल्ट है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। तो डाक मतपत्रों के फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी आगे चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो एमपी की दतिया सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए, 21 प्रत्याशी मैदान है और 21 प्रत्याशियों की किस्मत आज खुलेगी। हालांकि किस्मत खुलनी शुरू हो चुकी है क्योंकि मतपत्रों की जो डाक मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग इस वक्त हो रही है। और ये तस्वीरें देखिए उन तमाम उम्मीदवारों की दिखा रहे हैं आपको हम, जो मंदिरों की दौड़ भाग कर रहे हैं, यानी कि भगवान के दर पर जा रहे हैं आज। तो क्योंकि सावन का सोमवार भी है पहला, और सावन के सोमवार की भी शुरुआत उन्होंने भगवान के दर से ही करी है ताकि भगवान का आशीर्वाद उन पर आज बरसे। इसी उम्मीद में तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कैसे इस बार जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसे दिलचस्प होगा, हालांकि केवल रुझान अभी हैं। और मतपत्रों में, डाक मतपत्रों में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वही आगे होती है, लेकिन देखने वाली बात होगी जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी। जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो उस दौरान कौन सा उम्मीदवार आगे होता है, किस दल का उम्मीदवार आगे होता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आजाद समाज पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनमें से किसको मौका दिया जाता है दतिया की जनता के द्वारा इस बार, वो देखने वाली बात होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस उम्मीदवार ही जो हैं वो विधायक थे, क्योंकि बीजेपी से वो जीते। और उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, पहले दतिया विधानसभा उपचुनाव की बात कर लेते हैं। तो इस सीट पर नरोत्तम मिश्रा को उपचुनाव का टिकट नहीं मिला था। 2023 के चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। भारती को अप्रैल में दिल्ली के कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। इसकी वजह से उनकी जो विधायकी है वो रद्द हो गई थी, खत्म हो गई थी। और टिकट ना मिलने के बाद किस तरह का मंजर हुआ ये हम सब ने देखा ही था। फिलहाल क्योंकि राजेंद्र भारती को भी वापस टिकट नहीं मिला, नरोत्तम मिश्रा को भी वापस टिकट नहीं मिला, इसके बाद ये मुकाबला और दिलचस्प हो गया है क्योंकि ये दो दिग्गज थे जिनकी पैठ काफी मजबूत रही है दतिया की सीट पर। लेकिन अब उनकी जगह दो दूसरों शहरों को बीजेपी और कांग्रेस ने जो है वो वो मौका दिया। फिलहाल ये जो चुनाव इस वक्त दिलचस्प हुआ है, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करवाते हैं आपसे और उन्हीं के साथ करते हैं चर्चा भी। जहां पर रश्मि अग्रवाल है, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है आपका रश्मि जी। साथ ही यशवंत सिंह चंदेल हैं, कांग्रेस नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका यशवंत जी। साथ ही दिनेश शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी क्योंकि
आपसे समझेंगे किस तरीके से दतिया का ये जो चुनाव है जो हुआ, उसके बाद देखिए जिस तरह से मैं कह भी रही थी अभी कि जो लास्ट विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें दोनों ही यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार थे, जिसमें से कांग्रेस के विधायक भी थे, उन दोनों को ही मौका नहीं मिला। ये दो नए चेहरे हैं, हालांकि इनके पास भी अनुभव है अच्छा खासा, लेकिन दतिया में नए चेहरे कह सकते हैं इनको। तो इस बार की लड़ाई किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसी दिलचस्प हो सकती है और पलड़ा किसका भारी हो सकता है दोपहर होते होते? जी देखिए, साफ तौर पर नए प्रत्याशी तो नहीं कहेंगे। घनश्याम सिंह जी वहाँ के स्थानीय हम्म। वासी भी हैं और राज परिवार से आते हैं। दूसरा, वहीं पास में भांडी तहसील है, वहाँ से आशुतोष तिवारी आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं संगठन के आशुतोष तिवारी जी। और दोनों ही दिग्गज मैदान में जब उतरे तो ये देखने को मिला कि बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा हावी रहा। तो अब आज वो जो पूरी चुनाव प्रक्रिया हुई, वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जो पूरा परिदृश्य बना, उसके बाद अब जब परिणाम का दौर है तो अब परिणाम बताएंगे कि किसने कितनी मेहनत की और किसको जनता ने पसंद किया। तो साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी सहित अन्य जो और उम्मीदवार हैं, तो वो भी अपना ताल ठोंकते हुए यहाँ पर देखेंगे किसको कितने वोट मिलेंगे, किसको कितने जनता ने कितना पसंद किया, ये देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक बात की जाए आशुतोष तिवारी की, तो आशुतोष तिवारी नए प्रत्याशी के रूप में दतिया में उतरे थे। उनका पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुभव है और इससे पहले उन्होंने बगल की सीट सेवड़ा से उन्होंने पिछली बार टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने किन्हीं चीजों के चलते उन्हें टिकट नहीं दिया था। लेकिन घनश्याम सिंह जी जो है विधायक रह चुके हैं, सेवड़ा से विधायक रह चुके हैं, दतिया से विधायक रह चुके हैं, वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। तो अब ये मुकाबला देखने को मिलेगा। जैसा कि अब रुझान आने शुरू हो गए हैं, जो मतपत्र हैं 451 डाक मतपत्र पड़े हैं, उनका रुझान आना शुरू हुआ है और बीजेपी के पक्ष में ऐसा लग रहा है कि ये डाक मतपत्र में जीत हासिल होती हुई दिख रही है। तो अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी, 15 राउंड होने हैं और हर राउंड में निर्वाचन आयोग बताएगा कि किसको कितने वोट मिले हैं। तो इसके बाद साफ परिदृश्य होगा। अभी तो शुरुआत है और सुबह से जिस तरह से कर्मचारी और निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, अब वो बताएंगे कि पूरे महीने भर से जो चुनाव चल रहा था उसका परिणाम क्या। निश्चित तौर पर आऊंगी मैं आपके पास दिनेश जी, लेकिन रश्मि अग्रवाल जी आपके पास आऊं तो देखिए निश्चित तौर पर डाक मत पत्रों की जो इस वक्त गिनती हो रही है, जो रुझान सामने आ रहा है उसमें बीजेपी आगे है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब जब डाक मत पत्र खोले जाते हैं तो उसमें जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको ही जो एक तरीके से रुझानों में आगे बढ़त मिलती है, लेकिन क्या यही रुझान आगे नतीजे में तब्दील हो सकते हैं? कितनी उम्मीद है रश्मि जी आपको? जी देखिए, जिस तरह से दतिया उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी जैसी केडर बेस्ड पार्टी ने बहुत ही मैनेजमेंट के साथ फाइट किया है, ये चुनाव हमने पूरी उम्मीद है कि दतिया के देवतुल्य जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रत्याशी श्री आशुतोष तिवारी जी के साथ था और है। माई की कृपा रहेगी। जैसे कि आपके रुझान बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर की गिनती चालू हो चुकी है और डाक मत पत्र में हमारे प्रत्याशी विजयश्री की ओर है, बढ़त की ओर है। हर राउंड में 251 जितने भी हमारे बूथ है, मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे हर कार्यकर्ता को पूरी उम्मीद है कि हम पूरे 291 बूथ पर आगे रहेंगे, बढ़त को बनाए रखेंगे और इस चुनाव में हम विजयश्री को प्राप्त करेंगे। ठीक है, यशवंत सिंह चंदेल जी, घनश्याम जी को लेकर कितनी उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को, क्या कहेंगे आप? आदरणीय आपको और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार जी। घनश्याम जी बहुत ही मिलनसार, मृदुभाषी और लोगों से कनेक्ट करने वाले उम्मीदवार हैं। लगातार वो दतिया क्षेत्र में लोगों के बीच में संपर्क में रहे हैं। दतिया से भी 2 बार वो विधायक रहे हैं, 1 बार वो सेवड़ा से विधायक रहे हैं। तो उनका कैरियर है आदरणीय घनश्याम सिंह जी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि घनश्याम सिंह जी दतिया के हर ग्राम पंचायत के आदमियों को जानते हैं, पहचानते हैं, बाय नेम उनको जानते हैं। और इवन दतिया के लोग भी
घनश्याम सिंह जी को बहुत अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम जी को तमाम जो दतिया के लोग हैं वो बाई नेम जानते हैं। ठीक है यशवंत जी, मैं आऊंगी आपके पास। फिलहाल ये जो तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम तमाम व्यूअर्स को बता ही रहे हैं किस तरीके से दतिया पे जो इस वक्त काउंटिंग चल रही है, और उसके हिसाब से खबर यह है कि पहले राउंड की गिनती में भाजपा को 4,651 तो कांग्रेस को 3,367 जबकि अन्य को 1,917 वोट मिले हैं। इस तरह पहले राउंड में भाजपा को 1184 वोटों से एक तरीके से बढ़त मिली है, यानी कि मार्जिन जो है वो इतना है 1184 वोटों का जो इस वक्त बढ़त है, क्योंकि मतगणना कुल 15 राउंड में पूरी कर दी जाएगी जिसके लिए 21 टेबल बनाए भी गए हैं। लेकिन फिलहाल में जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी काउंटिंग हो रही है, डाक मतपत्र जो हैं वो काउंट किए जा रहे हैं, और इस काउंटिंग में करीब 350 अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। और देखिए बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी हो, साथ ही घनश्याम सिंह हो या फिर जो अन्य उम्मीदवार हैं वो क्यों ना हो, वो सब अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं ये। लेकिन जो सीट है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है हमेशा से, क्योंकि यहाँ पर खास तौर से जो नरोत्तम मिश्रा रहे हैं वो एक ही पार्टी के और कई बार के विधायक भी रह चुके हैं, और इसलिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी कोशिश करी है कि इस सीट को अपने कब्जे में लिया जाए। हालांकि ये लगभग आप मानिए कि 11 से 12 बजे के बीच में जो है वो स्पष्ट होता हमको दिखाई देगा कि इस बार कौन जीत रहा है। दतिया विधानसभा सीट्स कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सहकारी ग्रामीण विकास बैंक देखिए फ्रॉड मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद खाली हुई थी, और 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने खुद तत्कालीन गृह मंत्री यानी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से हराया भी था। और उसके बाद से ही क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा एक तरीके से सीट खाली होने के बाद जो समीकरण बने उसके हिसाब से ही अपने अपने उम्मीदवारों को दलों ने उतारा भी कि हम किसको मौका दें। लेकिन ये जो लड़ाई इस वक्त है वो काफी ज्यादा दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि इस बार जो पूरी कोशिशें हैं वो हर दल की ओर से हुई, लेकिन क्योंकि परेशानी कांग्रेस के लिए भी थी तो बीजेपी के लिए भी थी, उसी परेशानी पर उन सब पर ही हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं खास मेहमानों से। लेकिन तमाम जो अपडेट सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2,20,000 के आसपास जो है वो जनसंख्या है, यानी कि जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं वो खासतौर से हैं 2,20,000 वोटर्स हैं जिन्होंने अपने वोट कास्ट किए थे। और अब देखिए अब इन तमाम वोटर्स ने किसको चुना है। हालांकि जिस दिन वोटिंग हो रही थी तो जब लोगों से पूछा गया तो लोगों ने कहा कि हम विकास पर वोट करेंगे, या फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम बदलाव पर वोट करेंगे। कुछ लोगों से हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी बात रख रहा था। कई साइलेंट वोटर्स भी हम सब ने देखे, कुछ ऐसे स्मार्ट वोटर्स भी हमने देखे जो अपनी बात रख रहे थे लेकिन स्मार्टली रख रहे थे, और जागरूक वोटर्स भी वो थे। हालांकि उस दिन बारिश भी हुई लेकिन उस सब के बावजूद लोग काफी संख्या में आए भी, चाहे वो ग्रामीण इलाका क्यों ना हो दतिया का या शहरी इलाका क्यों ना हो, पर काफी लोगों ने वोट किया क्योंकि उनको मालूम है कि उनका वोट करना कितना जरूरी था, कि दतिया का जो भी विधायक होगा उनके मुद्दों को रखेगा विधानसभा में, उनके मुद्दों को आगे लेकर जाएगा। इसी उम्मीद के साथ लोगों ने जो है उस दिन वोट किया था। और एक बार फिर से शुरुआत करते हैं खास चर्चा की, और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। यशवंत सिंह चंदेल जी, प्लीज अपनी बात पूरी करें, आपकी बात पूरी बीच में रह गई थी। रश्मि जी, घनश्याम सिंह जी बहुत ही उनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर है और लगातार लोगों के टच में रहते हैं, लोगों के काम में खड़े रहते हैं, और जनता का भी उनके साथ में एक जुड़ाव है। तो इसका फायदा निसंदेह हम कांग्रेस पार्टी को वहां पर मिलने जा रहा है। और मां पीताम्बरा की भूमि से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का बीज बोया जा चुका है रश्मि जी, और देखिएगा इस बीज को आज वो बीज अंकुरित होने वाला है। ठीक है यशवंत जी, हर दल अपनी अपनी जीत का दावा तो कर ही रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि होता क्या है। दिनेश शुक्ला जी, इस बार का जो ये रण रहा है दतिया का, ये इसलिए भी दिलचस्प मैं मानती हूं क्योंकि इसमें 21 उम्मीदवार मैदान में थे। मुख्य दल बीजेपी कांग्रेस है जिनकी तरफ से घनश्याम जी और आशुतोष जी हैं, लेकिन उसके अलावा आप देखिए 21 उम्मीदवार हैं, और रीजनल पार्टीज के तो 9 प्रत्याशी थे, इसके अलावा 10 निर्दलीय उम्मीदवार थे। क्या आप मानते हैं कि रीजनल पार्टीज या फिर निर्दलीय कोई खेल बिगाड़ सकते हैं,
या फिर किस तरह से ये हो सकता है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये वहां पर सामाजिक तौर पर हम बात करें तो कुशवा समाज के जो प्रत्याशी हैं वो खड़े हुए थे, और इस तरह के जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए खड़े भी किए जाते हैं, जो मुख्य राजनीतिक दल होते हैं उनकी तरफ से भी खड़े किए जाते हैं, जिससे वोट कट सके कुछ समाजों का। और कुछ लोग वास्तव में फाइट करते हैं। आजाद समाज पार्टी जो है वो मैदान में थी, आपने देखा। उसके अलावा भोपाल से संजना सिंह दामोदर यादव है उनकी समुदाय तरफ से से। आती हैं, वो भी भगवा पार्टी से उन्होंने चुनाव का शंखनाद दतिया में किया था। तो देखने को मिलेगा, अभी रुझान आएंगे तो देखने को मिलेगा कि किसको कितने वोट मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दतिया उपचुनाव में देखने को मिली वो ये थी कि जो प्रत्याशी थे वो यहाँ पर एक दूसरे जनता से वोट मांगते हुए दिखे, लेकिन वहीं पर जो पूर्व विधायक रहे और मंत्री रहे, नरोत्तम मिश्रा जी हो चाहे राजेंद्र भारती हो, वो उनके लिए ये कहा जाता रहा कि अपनी अपनी पार्टियों के लिए वो जो है काम नहीं कर रहे हैं, भीतर घात करने की कोशिश करके, जिसका कल हम देखने को मिला कि कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को नोटिस भी थमा दिया निष्कासन का। और अब ये कहा जा रहा है कि राजेंद्र भारती जैसे ही दतिया का रिजल्ट आता है तो राजेंद्र भारती जो है बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो अभी ये तो सिर्फ कयास है, और किस तरह का परिदृश्य बनेगा इस परिणाम आने के बाद ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्य तौर पर ये देखा जाए कि प्रत्याशी जो है वो जीतने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय हो या अन्य जो दल हो, सब जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और परिणाम क्या आता है ये इस पर जो है नजर रहेगी। जनता जो वोटर है वो बड़े समझदार होते हैं, और दतिया के जो वोटर हैं वो तो जागृत वोटर हैं, हमेशा से ही रहे हैं, और उन्होंने समय समय पर ये बताया भी है कि किस तरह से वो अपने प्रत्याशी को अपने। लेकिन दिनेश जी, क्या आप मानते हैं दिनेश जी, क्या आप मानते हैं 70% से ज्यादा वोटिंग हुई इस बार? दतिया के वोटर्स बहुत स्मार्ट हैं, क्या कोई खेला कर दिया उन्होंने? क्या ये माने क्रॉस वोटिंग, या फिर मैं यूं कहूं कि जो वोट कटे हैं उस हिसाब से, क्योंकि 21 उम्मीदवार मैदान में हैं, निर्दलीय काफी है, रीजनल पार्टीज के भी काफी हैं, तो क्या कोई खेला हो सकता है उस हिसाब से भी? क्या मानते हैं आप? देखिए, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं, विपक्षी दल अपना दावा कर रही है 50-25 हजार वोट से हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना दावा कर रही है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनकी प्रदेश में सरकार है। दूसरे जो दल, अन्य दल हैं, निर्दलीय लोग हैं, वो भी अपने जनता के भरोसे पर और अपने समाज के भरोसे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। हर समाज का एक अपना प्रतिनिधित्व होता है, और उसी के बल पर जो प्रत्याशी आता है अपने समाज से और उसके अलावा अन्य समाजों से भी वोट की अपील करता है। और यहाँ पर यही देखने को मिला है कि जिस तरह से शुरुआती जब उपचुनाव की घोषणा हुई और किस तरह का दतिया में उपद्रव देखने को मिला, फिर दोनों ही पार्टी के नेताओं का एक दूसरे के लिए जिस तरह से बयान आए, प्रशासन को लेकर बयान आए, लेकिन देखने को अब यही मिलेगा कि जिस तरह से रुझान आना शुरू हुए हैं शुरुआती तौर पर, और भाजपा का जो मैनेजमेंट है वो कितना सफल रहता है और जो कांग्रेस के दावे हैं वो कितने सच साबित होते हैं, ये देखने वाली। सही कहा आपने दिनेश, क्योंकि दोनों ही दलों में भीतर घात की आशंका थी, लेकिन जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी थी बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी राजेंद्र भारती की किसी भी परिवार को टिकट नहीं दिया गया, तो वो डैमेज कंट्रोल कितना कर पाई है कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी, इस पर भी निगाहें टिकी रहने वाली है। रश्मि जी, उम्मीद थी नरोत्तम मिश्रा को कि उनको टिकट मिलेगा, नहीं मिला, हिंसा हुई, हम सब ने देखा क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद बीजेपी जो भी मनोबल का दौर चला हो या फिर जो भी बातचीत हुई हो, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा आते हैं, मन से कहते हैं तमाम सपोर्टर्स के कि आप पार्टी का साथ दें, उनको बकायदा वो कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या आपको लग रहा है जो डैमेज कंट्रोल किया है आप लोगों ने वो सही साबित हो सकता है या डेंट लग सकता है? रश्मि जी, हालांकि आप मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी की टिकट कटने के बाद जो भी हालात दतिया में बने थे, कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में जो नाराजगी थी, वो एक क्षणिक रोष था, क्षणिक गुस्सा था। लेकिन माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही सधे हुए नेता है,
उन्होंने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और हमारे संगठन में इस बात को माना जाता है कि पार्टी को माँ मान के हम पार्टी की सेवा करते हैं। और अगर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो वो केवल एक चेहरा या एक नाम नहीं होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होता है, वो हमारे कमल निशान का चुनाव होता है। भरे मंच से अपनी आंखों में आंसू लेकर नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत ही भावुक होकर दतिया के देवतुल्य जनता से, वहां के मतदाताओं से अपील की थी कि मैं घर घर जाऊंगा और अपनी पार्टी के लिए, अपनी मां के लिए वोट मांगूंगा। आप सबको मेरा समर्थन करना है, आप सबको मेरा साथ देना है। उसके बाद आपने और पूरे मध्य प्रदेश ने देखा कि पूरे चुनाव में माननीय नरोत्तम मिश्रा जी और उनके सारे समर्थक पूरी तरह से दतिया चुनाव में अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज की, पार्टी के लिए काम किया। और हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री जी से लेकर एक आम बूथ अध्यक्ष तक, बूथ कार्यकर्ता तक पूरी तरह से मेहनत की है। पूरा प्रयास है हमारा। और हमें जिस तरह से आपसी सिरफुटअव्वल कांग्रेस में पहले भी मची और चुनाव के दूसरे दिन से ही इनके अंदर भितराघात के आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, हम आश्वस्त है कि दतिया की जनता विकास के साथ है और उनको विकास भाजपा ने दिया है। हमारे प्रत्याशी आशुतोष तिवारी विजय होंगे और दतिया की जनता फिर से कमल खिलाएगी। चलिए ठीक है रश्मि जी, भितरघात के आरोपों से आप खुद तो इनकार कर रही हैं, कांग्रेस पर डाल रही हैं, ठीक है। यशवंत जी आप बताइए, देखिए जो सवाल मेरा रश्मि जी से था वही मेरा आपके लिए भी होगा, क्योंकि राजेंद्र भारती को भी उम्मीद थी कि उनको नहीं मिलेगा टिकट तो उनकी पत्नी को या परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को मिल सकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी ने उनको अब निष्कासित भी कर दिया है। तो क्या हो सकता है, क्या मानेंगे आप? मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ एक बड़ा फर्क ये है कि अगर इस चुनाव में नरोत्तम भाई साहब को चुनाव टिकट नहीं दिया पार्टी ने, उसके बाद भी वो और उनके समर्थक पूरी तरह चुनाव में नजर आए। कहा था भारतीय परिवार, कांग्रेस के किसी भी प्रचार में, कैंपेन में भारतीय परिवार कहीं नहीं दिखा। कहाँ थे आपके अवधेश नायक जी? वो कहीं नहीं दिखाई दिए। इसको कहते हैं भितराघात और आपसे सिर्फ फुटअव्वल। घनश्याम सिंह जी ने दूसरे ही दिन भारती जी पे एक आरोप लगाया और कल उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले लिया गया, उनको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। ये कांग्रेस के अंदर भितराघात हुआ है। जवाब दीजिए अब यशवंत जी, मेरे सवाल का भी और जो बात कह रही रश्मि जी उसका भी। रश्मि जी, इन्होंने कहा कि इनको अवधेश नायक जी कहाँ थे। अवधेश नायक जी 2-3 दिन बिल्कुल उन्होंने अपने लोगों के साथ में चिंतन मंथन किया और उसके बाद वो पूरे फुल फॉर्म के साथ में निकले और पार्टी के लिए उन्होंने पूरा काम किया है। और ये सब सारी चीजें सोशल मीडिया में उपलब्ध है। मैं माननीय भाजपा की प्रवक्ता महोदया से निवेदन करूंगा कि आप अवधेश नायक जी के अकाउंट में जाइए और उनकी गतिविधि देखिए, जिस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए कंधा से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है। बात विकास की, अगर आप बोलने दीजिए 2 मिनट इसमें, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो आपका इतना भारी, आपने अगर विकास किया था तो ऐसा क्या हुआ कि आपको 25 से ज्यादा मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों को वहां पर उतारना पड़ा। मुख्यमंत्री खुद गली गली जा रहे थे वहां पर प्रचार करने के लिए। आपके पूरा संगठन, पूरे यशवंत जी मैं आपको रोक रही हूँ, मैं आऊंगी आपके पास, अपनी बात आप पूरी करिएगा क्योंकि एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, वो तमाम व्यूअर्स को एक बार अपडेट बता देते हैं।